Hello kids, hope all of us are doing good. Now the topic for today is reproduction in animals, and the key elements that we will cover are reproduction, modes of reproduction, fertilization, in vitro fertilization, development of the embryo, oviparous and viviparous animals and young ones to adults. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास आसपास, वो कुछ टाइम के लिए जीते हैं, फिर उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है. कुछ ऑर्गेनिजम्स की लाइफ लंबे टाइम तक रहती है और कुछ की कम टाइम तक रहती है, लेकिन मरते सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. अगर उनको अपनी स्पीशीज़ को कंटिन्यू करके रखना है कि वो बढ़ती रहे, तो क्या ज़रूरी है कि ये ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करें. तो जितने भी अर्थ पे लिविंग स्पीशीज़ हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि उनकी जो स्पीशीज़ है वो कंटिन्यूड रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन. अब इसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि रिप्रोडक्शन क्या है. सो लेट अस स्टडी और नो मोर अबाउट रिप्रोडक्शन. जिस प्रोसेस से कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो एबिलिटी आती है कि वो अपने जैसा और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सके, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं. अब ये ज़रूरी क्यों है? ताकि कोई भी स्पीशीज़ जो है वो एग्जिस्टेंस में रहे, एक्सटिंक्ट ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए. अब अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना भी ज़रूरी है, उसके लिए भी रिप्रोडक्शन काम आता है. तो रिप्रोडक्शन हमें किन किन चीज़ों में हेल्प करता है? पहले कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बनी रहे, कि वो स्पीशीज़ आगे बढ़ती रहे, उस स्पीशीज़ की पॉपुलेशन आगे और ज़्यादा बढ़ती रहे. और तीसरी अहम बात क्या है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद, इनफैक्ट काफ़ी टाइम पीरियड के बाद, ये जो स्पीशीज़ है इसके अंदर कुछ कुछ एवोल्यूशन होने लगती है, जिससे कि वो ज़्यादा समय तक इस धरती पे, अर्थ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं. अब जैसे कि प्लांट्स में 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होती है, वैसे ही एनिमल्स में भी 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और asexual reproduction. So let us study about sexual reproduction in animals. ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, इन सब में रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होती है. इसके लिए स्पीशीज़ के मेल और फीमेल दोनों की इन्वॉल्वमेंट चाहिए. अब एनिमल्स के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या ऑर्गन्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी आउट करते हैं. सो लेट अस स्टडी द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस. ह्यूमंस के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनको गोनैड्स कहते हैं. मेल गोनैड्स टेस्टिस होते हैं और फीमेल गोनैड्स ओवरीज होते हैं. दोनों गोनैड्स जो हैं वो जो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं उनको गैमीट्स कहते हैं. फीमेल गैमीट्स को एग कहते हैं और मेल गैमीट्स को स्पर्म कहते हैं. नाउ लेट अस लुक एट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जो मेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें एक पेयर टेस्टिस का होता है और उसके साथ होते हैं वास डिफर्न्स या फिर स्पर्म डक्ट्स, और तीसरा ऑर्गन होता है पेनिस. सो लेट अस फर्स्ट लुक एट द पेयर ऑफ टेस्टिस. टेस्टिस जो है वो मेल गैमीट्स स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं. स्पर्म एक सिंगल सेल है जिसकी सेल मेम्ब्रेन है, उसके बीच में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है. इसकी शेप एक टैडपोल की तरह है, जिसका कि एक सिर है, मिडिल का हिस्सा है और लंबी सी टेल है. ये जो टेल है ये हेल्प करती है इस स्पर्म को स्विम करने के लिए, ताकि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्विम करके एग तक पहुंच सके. जो टेस्टिस हैं ये मेल हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिनको कि टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं. ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि आवाज़ का भारी होना या क्रैक होना, या जो मेल्स में दाढ़ी ग्रो करती है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन. और जो टेस्टिस हैं वो मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं. नाउ वी कम टू वास डिफर्न्स और स्पर्म डक. ये 2 होते हैं. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जो स्पर्म को टेस्टिस से पेनिस तक पहुंचने में मदद करते हैं. फिर आता है पेनिस. ये वो ऑर्गन है जिससे कि जो स्पर्म है वो फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है. नाउ वी कम टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वो हैं अ पेयर ऑफ ओवरीज, मतलब 2 ओवरीज हैं, ओविडक्ट्स,
या फिर फेलोपियन ट्यूब्स हैं, यूटरस या जिसको वूम कहते हैं, और लास्ट है वजाइना। नाउ लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट अ पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज जो हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होती हैं। ये 2 ओवरीज हैं और ये फीमेल गैमीट जिसे ओवा या एग कहते हैं उसे प्रोड्यूस करती हैं। ये हर महीने एक एग प्रोड्यूस करती हैं। ओवरीज फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं जिसे कहते हैं एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है फीमेल्स की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की ग्रोथ के लिए, जैसे कि प्यूबिक हेयर या फिर जो फीमेल में ब्रेस्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब्स। ये ट्यूब की तरह के स्ट्रक्चर हैं जो यूटरस और ओवरी को ज्वाइन करते हैं। जो एग है वो सीलियरी एक्शन से इन ट्यूब्स में मूव करता है। नेक्स्ट आता है यूटरस या फिर वूम्ब। ये यूटरस वो पार्ट है जहाँ पे अगर एग फर्टिलाइज हो जाए तो फीटस में डेवलप होता है। नेक्स्ट आता है वजाइना। So the uterus opens to the outside by a muscular tube called vagina. Now let us look at the process of fertilization. Reproduction process का जो first step है वो है sperm और ovum या egg का fusion. जब sperm ovum के contact में आता है, एक्चुअली बहुत सारे स्पर्म्स जो हैं वो ओवम के कांटेक्ट में आता है, लेकिन ज़्यादातर सिर्फ एक स्पर्म है जो ओवम से फ्यूज़ कर सकता है। तो ये जो स्पर्म है ये ओवम के सेल को ब्रेक करके उसकी मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर करता है और जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो ओवम के न्यूक्लियस से फ्यूज़ करता है और एक सिंगल न्यूक्लियस बनता है। इस फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है जो हमारा न्यूक्लियाई बन गया है स्पर्म के और एग के न्यूक्लियस के फ्यूजन से, इसको कहते हैं जाइगोट यानी कि फर्टिलाइज्ड एग। जाइगोट में क्रोमोसोम्स वो वाले हैं जो कि ओरिजिनली स्पर्म और एग दोनों में थे। स्पर्म फादर से आता है, एग मदर से आता है, तो इसका मतलब कि जो जाइगोट है वो दोनों के क्रोमोसोम्स में जो जीन्स हैं उनको कैरी करता है। इसीलिए जब बेबी बॉर्न होता है तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों पेरेंट्स से आते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशंस। पहली है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होती है तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये ह्यूमंस में और कुछ एनिमल्स जैसे कि काउस, बफलोज, हॉर्सेस, डॉग्स और कैट्स, हेन्स में होती है। नेक्स्ट आती है हमारी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन फीमेल की बॉडी के बाहर होता है तो इस टाइप की फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि फिश और फ्रॉग्स। इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो पानी के अंदर होती है। इन स्पीशीज़ की जो फीमेल है वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स जो हैं स्लो मूविंग स्ट्रीम्स के पानी में ले करती हैं और ये एग्स जो हैं इनके ऊपर हार्ड कवर नहीं होता, ये एक डेलिकेट जेली लाइक मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। जो मेल्स होते हैं इन स्पीशीज़ के वो अपने स्पर्म को इन एग्स के ऊपर डिपॉजिट करते हैं। जब एग्स और स्पर्म का कांटेक्ट होता है तो एग फर्टिलाइज हो जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बहुत ही कम फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं जो फुली ग्रोन ऑर्गेनिज्म में फॉर्म होते हैं। जो एनिमल्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं उनको हंड्रेड्स ऑफ एग्स और मिलियंस ऑफ स्पर्म पानी में रिलीज करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी सारे एग्स फर्टिलाइज नहीं होते। इनके रीज़न क्या हैं? सबसे पहले तो जो एग और स्पर्म है वो पानी में एक्सपोज्ड होते हैं हवा, बारिश के पानी और पानी की मूवमेंट से, जिसकी वजह से ये बिखर जाते हैं फर्टिलाइजेशन होने से पहले। ऑल्सो जो बाकी के एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, वो बड़े सारे इन एग्स को खा लेते हैं। नेक्स्ट वी कम टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अ स्पेशल केस। कुछ केसेस में स्पेशली ह्यूमन बींग्स में जहाँ पे नॉर्मल इंटरनल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होती, वहाँ पे आर्टिफिशियली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैरी करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल
कई बार ऐसा होता है कि जो ओवा या एग है वो प्रोड्यूस होता है लेकिन ओविडक्ट में रिलीज नहीं होता क्योंकि ओविडक्ट ब्लॉक्ड होती है। ऐसे केसेस में जो स्पर्म है वो एग तक नहीं पहुंच पाता और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती। इसके लिए टेक्निक यूज करी जाती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या जिसे हम IVF कहते हैं। इस प्रोसेस में फ्रेशली रिलीज्ड एग को फीमेल से की बॉडी से निकालते हैं और मेल से स्पर्म्स को लेकर के इनको एक पिटरी डिश या फिर ग्लास ट्यूब में कुछ घंटे के लिए इकट्ठा रख दिया जाता है। इससे क्या है कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब एग फर्टिलाइज होता है और 8 या उससे ज़्यादा बार डिवाइड हो जाता है, जिससे कि इंडिकेट होता है कि एम्ब्रियो फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है, तब उस एम्ब्रियो को फीमेल यूटरस में वापस से इंट्रोड्यूस करा जाता है और वहाँ पे वो नॉर्मली ग्रो करता है। ये एम्ब्रियो फीटस में ग्रो करता है और ग्रो करते करते इवेंचुअली एक बेबी बन जाता है जिसका फिर बर्थ होता है। जिन बेबीज़ का बर्थ IVF टेक्निक से होता है उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहा जाता है, लेकिन ये टर्म थोड़ी सी मिसलीडिंग है क्योंकि जो बेबी है वो यूटरस के अंदर ग्रो करता है और नेचुरल तरीके से बॉर्न होता है, टेस्ट ट्यूब में ग्रो नहीं करता है। Now we come to development of the embryo. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म होता है। ये जाइगोट इमीडिएटली इसके सेल्स डिवाइड होना शुरू कर देते हैं और एक बॉल ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो सेल्स हैं ये अलग अलग ग्रुप्स फॉर्म करके अलग अलग टिश्यूज और बॉडी ऑर्गन्स को डेवलप करना शुरू करते हैं। इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो कहा जाता है। जो एम्ब्रियो है वो यूटरस की वॉल के साथ लग जाता है ताकि उसकी फर्दर डेवलपमेंट हो सके। जो एम्ब्रियो की यूटरस के साथ क्लोज अटैचमेंट है उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं और इम्प्लांटेशन की वजह से प्रेगनेंसी होती है। इम्प्लांटेशन जो है फर्टिलाइजेशन के 10 दिन के अंदर अंदर हो जाता है। ये एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर ग्रो करता है। ग्रेजुअली इसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स जैसे कि हाथ, लेग्स, सर, आईज, ईयर्स एक्सेट्रा ये डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इस स्टेज में जब एम्ब्रियो के अलग अलग बॉडी पार्ट्स आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इस स्टेज को फीटस कहते हैं। ये फीटस जब कंप्लीटली डेवलप हो जाता है तो मदर जो है बेबी को बर्थ देती है। The birth of a fully developed fetus is called parturition. Do you know how the birth of twins take place? Usually एक ओवम एक टाइम में प्रोड्यूस होता है जिससे कि एक बेबी बॉर्न होता है। कई बार 2 ओवा मैच्योर होके सेम टाइम में ओविडक्ट में रिलीज हो जाते हैं। ये फिर 2 स्पर्म्स से अलग अलग फर्टिलाइज होते हैं जिससे कि ट्विंस का बर्थ होता है। इस तरीके से जो ट्विंस बॉर्न होते हैं वो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस या फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जब एग फर्टिलाइज होता है तो वो 2 में डिवाइड हो जाता है। इससे 2 आइडेंटिकल ट्विंस का बर्थ होता है। जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के जैसे होते हैं और ज़्यादातर सेम सेक्स के होते हैं। जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं उनमें सिमिलैरिटीज़ वैसे होती हैं जैसे और किसी सिबलिंग्स की हों और ज़रूरी नहीं कि वो सेम सेक्स के हों। Now, hormones are chemical messengers which help to control and coordinate various activities in the body. Formation of an individual from the zygote is called development. Now, let us look at oviparous and viviparous animals. ओविपैरस एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो एग्स ले करते हैं और यंग वंस को डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं करते। जो यंग वंस हैं या जो बेबीज़ हैं उनके वो एग में से हैच करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं हेंस, बटरफ्लाइज, लिजर्ड्स, ये ओविपैरस एनिमल्स हैं। ओविपैरस एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है लेकिन ये यंग बेबीज़ को बर्थ नहीं देते। ऐसे एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो है उसमें बहुत सारी डिविजन्स होती हैं और तब वो ओविडक्ट में पहुंचता है।
जब इसकी जाइगोट की मूवमेंट ओविडक्ट तक हो रही होती है तो इस जाइगोट के आसपास बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं। जो हेन का बाहर का हार्ड शेल है वो ऐसी ही एक प्रोटेक्टिव लेयर है। जब ये हार्ड शेल फॉर्म हो जाती है एम्ब्रियो के आसपास, तब हेन अपने एग्स को ले करती है। उसके बाद जो हेन है इन एग्स को वार्मथ, गर्मी प्रोवाइड करने के लिए उनके ऊपर बैठ जाती है। इस प्रोसेस को इंक्यूबेशन कहते हैं और गर्मी पहुंचने से इन एग्स के अंदर एम्ब्रियो डेवलप होते रहते हैं। जब चिक्स या जो छोटे बेबीज हैं वो एग में से बाहर निकलते हैं, हैच करते हैं, वो 3 वीक्स की इंक्यूबेशन के बाद करते हैं। However, all the oviparous animals do not lay eggs from which fully grown young animals are hatched. जैसे कि बटरफ्लाई, मॉथ हैं, ये एग्स तो ले करते हैं, लेकिन इनमें से पहले कैटरपिलर इमर्ज करते हैं, वो फिर उनमें बड़ी सारी चेंजेस होती हैं जिसके बाद वो फुली ग्रोन एनिमल्स अपने स्पीशीज के बन जाते हैं। फ्रॉग्स और फिश टाइप के एनिमल्स में रिप्रोडक्शन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से होती है, तो एम्ब्रियो जो है वो फीमेल की बॉडी के बाहर ही डेवलप होता है। ये एम्ब्रियो ग्रो करता है अपने सॉफ्ट कवरिंग के अंदर और ये वाले जो एग्स हैं ये पानी में फ्लोट कर रहे होते हैं। जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं तो एग्स हैच करते हैं और इनमें से टैडपोल्स या फिश हैचलिंग्स बाहर आते हैं। विविपैरस एनिमल्स वो हैं जो डायरेक्टली अपने यंग बेबीज को बर्थ देते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? डॉग्स, काउस, कैट्स और ह्यूमंस। नाउ लेट अस लुक एट यंग वंस टू एडल्ट्स। जो नए इंडिविजुअल्स बॉर्न होते हैं या एग में से हैच होते हैं वो ग्रो करते रहते हैं जब तक कि वो एडल्ट नहीं बन जाते। तो सारे एनिमल्स जो हैं वो कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने बर्थ से एडल्टहुड तक के टाइम पीरियड तक उनमें कुछ कुछ चेंजेस आते रहते हैं। ये चेंजेस कुछ एनिमल्स में तो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, मार्क्ड होते हैं, जैसे कि काफ, कोल्ट या फिर जो ह्यूमन बेबी है, जब वो बॉर्न होते हैं तो उनको देख के पता चलता है कि इन्फेंट्स हैं या बहुत छोटे से बेबीज़ हैं। लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये जो काऊ, हॉर्स या ह्यूमन अडल्ट है ये उन बेबीज से बहुत ही अलग नज़र आते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि फ्रॉग्स एंड बटरफ्लाइज, इनके जो यंग वंस या बेबीज हैं ये अपने एडल्ट से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लगते हैं। ये एनिमल्स अंडरगो करते हैं मेटामॉर्फोसिस, जिस प्रोसेस में जो लार्वा है वो एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है अलग अलग स्टेजेस के बाद। तो मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग्स रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर, while metamorphosis in butterflies require insect hormones. इन केसेस में जो फीचर्स एडल्ट्स में होते हैं वो यंग वंस या इनके बेबीज में नहीं मिलते। The appearance and behavior of the adult organisms in most cases is totally different from those seen in the immature stages. In the case of humans and other mammals, however, the change mainly occurs in the physical parameters such as height, facial appearance and the body size. The eggs we get from the market are generally the unfertilized eggs. In case you wish to observe a developing chick embryo, get a fertilized egg from the poultry or hatchery which has been incubated for 36 hours or more. You may then be able to see a white disc-like structure on the yolk. This is the developing embryo. Sometimes if the heart and blood vessels have developed, you may see a red spot. Animals like frog and fish produce hundreds of eggs, while hens and humans produce one egg at a time. Have you ever thought why is this so? एक्चुअली रीज़न क्या है? फ्रॉग्स और फिश के एग्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, तो ये जो एग्स हैं ये टेम्परेचर, प्रीडेटर्स, इन सबको एक्सपोज्ड होते हैं। इसके लिए इन्हें बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, जबकि जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, या कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है मदर की बॉडी के अंदर, तो उनके अंदर ये एग्स जो हैं
फर्टिलाइज होते हैं और प्रोटेक्टेड रहते हैं जब तक इनका बर्थ नहीं हो जाता। नाउ लेट अस लुक एट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब जो ऑफस्प्रिंग है वो एक ही एनिमल क्रिएट करता है। हाइड्रा, अमीबा, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। नाउ लेट अस लुक एट द वेरियस टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द फर्स्ट वन इज बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिजम्स में स्प्लिट होता है, डिवाइड हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो अमीबा है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये इसकी जो रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिशन से होती है। अमीबा में जब रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है तो होता ये है कि इसकी डुप्लीकेशन होती है न्यूक्लियस की, यानी कि जो एक ही न्यूक्लियस है वो दो में डिवाइड हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है। इसकी डिवीजन के बाद जो बीच का साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हो जाता है। इस तरह से जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो दो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट टाइप आती है बडिंग। इस टाइप की रिप्रोडक्शन में जो डॉटर सेल है वो पेरेंट की बॉडी पर ही ग्रो करना शुरू होता है और फिर सेपरेट हो जाता है। इस टाइप की रिप्रोडक्शन देख सकते हैं हाइड्रा में, जो कि फ्रेश वाटर पॉन्ड्स या स्ट्रीम्स में रहता है। इसको हम यीस्ट में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो एडल्ट हाइड्रा है उसकी बॉडी के साइड पे स्वेलिंग स्टार्ट होती है। ये स्वेलिंग ग्रेजुअली ग्रो करती है एक डॉटर बड में। इवेंचुअली ये जो डॉटर बड है इसके अपने टेंटिकल्स ग्रो करते हैं और ये खुद से फीड करना स्टार्ट कर देती है। इस टाइम पे ये जो डॉटर बड है ये मदर की बॉडी से ब्रेक होके फ्रीली फ्लोट करती है जब तक ये सपोर्ट पर लैंड ना कर ले। नेक्स्ट आती है क्लोनिंग। क्लोनिंग वो प्रोसेस है जिससे आप एक बायोलॉजिकल एंटिटी का एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हैं उस ऑर्गेनिज्म के सेल, टिश्यू या फिर पूरे ऑर्गेनिज्म को लेकर के। जो कॉपीड मटेरियल होता है उसका जेनेटिक मेकअप ओरिजिनल जैसा होता है, इसलिए इसको क्लोन कहते हैं। जो सबसे पहला एनिमल क्लोन डेवलप हुआ था वो था स्कॉटिश शीप नेम्ड डॉली, जिसको कि इयान विल्मट ने अपने कोलीग्स के साथ रॉसलिन इंस्टीट्यूट एडिनबरा में जो है स्कॉटलैंड में वहाँ पे क्रिएट करा था। डॉली पहला मैमल था जो कि क्लोन हुआ था बॉडी के एक सेल से, और ये एक एडल्ट एनिमल की बॉडी से सेल लिया गया था। क्लोनिंग से काफ़ी सारी एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं जिससे कि जो नया क्लोन बना है उसके मेंटल डेवलपमेंट में असर पड़ सकता है। तो साइंटिस्ट को लगता है कि क्लोनिंग जो है वो सिर्फ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज़ करनी बेहतर है। Do you know how the first clone animal Dolly was created? The first animal clone Scottish sheep named Dolly was created by Ian Wilmot and his colleagues at the Roslin Institute in Edinburgh, Scotland. For creating Dolly, Wilmot and his colleagues took a cell from the udder of a 6-year-old female Finn Dorset sheep. They also took an egg from another sheep, a Scottish black-faced ewe, and removed the nucleus from it. The nucleus extracted from the udder cell taken from the Finn Dorset sheep was then inserted into the nucleus of the egg from the Scottish black-faced ewe. The egg thus produced was implanted into the womb of a third surrogate sheep, a Scottish black-faced ewe, and Dolly was the result. The manipulation was done using microscopic needles, a method pioneered in human fertility treatments in the 1970s. Dolly was born on 5th July 1996. Although a Scottish black-faced ewe gave birth to Dolly, the cloned sheep did not show any resemblance to its surrogate mother. It was found to be absolutely identical to the Finn Dorset sheep from whose udder cell the nucleus was taken. Also, since the nucleus was removed from the cell of the Scottish black-faced ewe, Dolly did not show any character of the Scottish black-faced ewe either.
So Dolly produced several offsprings of her own through normal sexual means. She died on 14th February 2004 due to age-related diseases. So let us now look at the key takeaways from this chapter. The process by which an organism is able to produce more of its kind is known as reproduction. In asexual reproduction, only one parent is involved. In sexual reproduction, both the male and female of a species are involved. A male hormone called testosterone is responsible for development of secondary sexual characters in males. A female hormone called estrogen is responsible for development of secondary sexual characters in females. The fusion of the egg with the sperm is called fertilization. There are two types of fertilization: internal fertilization and external fertilization. Oviparous animals are those which lay eggs and do not produce the young ones directly. Viviparous animals are those which give birth to young ones. So I hope that the chapter is clear to everyone, and answering questions based on this chapter will now become easy.